हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, हमने यूनिट 1 के 6 भाग अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में पढ़ा है। संपूर्ण डिटेल्स से हमने उसको पढ़ा है, अच्छे तरीके से जो मेरे से समझाया गया है उसी प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए, आज हम इसके 60 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, लेकिन आज 30 ही क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे से आप ध्यान से समझिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन करवाते करवाते लगभग 1 घंटा लग जाएगा, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम 30 क्वेश्चन आज करेंगे, 30 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर किसी ने वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप प्लीज़ पहले जा कर के अपने वो 6 वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। मैंने उनको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। चलिए, आज हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा है? क्या पूछा है? ईरानी महाभारत काल को भारत महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसका है? मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप सोचिए क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, क्या है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी। क्या आएगा? पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने क्या कहा है इसको? ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ये कौन कह रहे हैं? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने ये पढ़ा होगा कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ठीक है, क्या किसने क्या पढ़ा था? राम नरेश त्रिपाठी ने पढ़ा था कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। टाइम लेने का मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपके समझ में आने वाला है नहीं। धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आपके समझ में भी आएगा। और आपने अगर पहले के वीडियो पढ़े हैं, मेरे हर एक वीडियो को आपने ध्यान से सुना है, तो आप क्वेश्चन आंसर तुरंत क्लिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व की भाषाओं में मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? मैंने आपको पढ़ाया था, याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए 12 थे वो, जिसमें अपना यूरोपीय भी आया था, द्रविड़ क्षेत्र भी आया था, जिसमें सिमेटिक था, बहुत सारे थे, 12 नाम थे वो, है ना। तो वो कितने हैं? 12। आपको याद हो रहा है? चलिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमने पूछा आपसे कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो किस परिवार भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में भी बार बार याद कराने की कोशिश की थी। चलिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक, संस्कृत, पाली, अवहट, प्राकृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? बताइए, याद करने की कोशिश कीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में मैंने आपको 2 बताए थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये कौन सी हैं? मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? वैदिक संस्कृत। वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? याद करने की कोशिश कीजिए। वैदिक ग्रंथों की भाषा आपको मैंने क्या बताई थी? वैदिक की क्या होगी? वैदिक संस्कृत होगी। ठीक है, वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या होगी? वैदिक संस्कृत होगी। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो कितने हैं? इसमें क्या आएगा? 7 में बी। क्या आएगा? बी। 13 और 39। देखिए,
11:41, 12:40 और 15:37 कोई इनका मेल नहीं खा रहा है, ध्यान से कर। और 13 का मेल खा रहा है 39 से, कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 39। ओके, याद रहेगा। चलिए, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सत्य असत्य के मिलान वाले ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रहे थे। याद करने की कोशिश कीजिए कि जो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें से 4 ध्वनियों का लोप हो रहा था। कौन कौन सी? उपध्मानी और जीवामूल्यम। याद आ रहा है? चलिए, लौकिक संस्कृत में ध्वनियों में जीवामूल्यम और उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए। तो ये देखो क्या दिया, नहीं हुए, जबकि क्या हुए थे, इसमें लुप्त हुए थे। आ गया ना? असत्य पूछा है। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई थी। सही है, क्योंकि रामायण महाभारत, रामायण तो वो था जिसमें राम लक्ष्मण सीता का हरण हुआ, रामायण उससे संबंधित था। महाभारत कृष्ण जी का अर्जुन कौरवों का युद्ध, वो हो गई। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। पुराण आदि ये किसकी भाषा है? ये लौकिक साहित्य तो हैं, लोगों द्वारा बोली जाती थी, उसी भाषा में ये साहित्य रच दिए गए, तो ये लौकिक साहित्य हैं। चलिए, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ रहा है। आपको पता है कि वैदिक संस्कृत में अलग से धातु रूप थे, क्रिया रूप थे, और लौकिक संस्कृत में अलग से थे और वैदिक संस्कृत में अलग से थे। आपको झट से इस क्वेश्चन का याद करने की कोशिश कीजिए। आंसर क्या आएगा कि लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवामूल्यम और उपध्मानीय का लुप्त हुआ था। अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक और डिटेल से देखे हैं तो वास्तव में आपको तुरंत क्लिक हो जाएंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय बताइए क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय बताइए कितना है? याद आ रहा है? देखो, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कैसे? मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारे, अभी भी मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, पाली, प्राकृत और क्या थी? अपभ्रंश। क्या थी? अपभ्रंश थी। पाली क्या थी? प्रथम प्राकृत। ये क्या थी? प्राकृत क्या थी? द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश क्या थी? तृतीय प्राकृत। पाली का क्या था? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक था। इसका क्या था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का क्या था? 500 ईस्वी से क्या था? 1000 ईस्वी तक। तो समझ में आ गया क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका आएगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्या आएगा? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। ये बार बार रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं। प्रथम प्राकृत भाषा क्या कहा जाता है? पाली को। और द्वितीय प्राकृत किसको कहा जाता है? खुद प्राकृत को कहा जाता है। और तृतीय प्राकृत किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को कहा जाता है। संस्कृत है वो वैदिक मतलब प्राचीन है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। अववट है वो क्या है? आधुनिक। मतलब अपभ्रंश और अववट, अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, और अपभ्रंश को ही अववट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? याद करने की कोशिश कीजिए। त्रिपिटक थे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सुत्त पिटक, सु से सुत्त और स से साधारण, है ना। एक अभिधम्ब पिटक पढ़ाया था मैंने, जैसे ध से धम और ध से धर्मों का विशद विश्लेषण। और देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको एक विनय पिटक पढ़ाया था, जिसमें विनय पिटक में मैंने बताया था कि संघ संचालन करेंगे तो राजा महाराजा या फिर नेता कोई भी हो, उनको क्या होना पड़ेगा? विनम्र स्वभाव का, विनय होना पड़ेगा। तो विनय पिटक में क्या आया था? संघ संचालन। तो ये तीनों ग्रंथ मैंने आपको पढ़ाए थे, अभी दोबारा से रिवाइज भी करवा दिए हैं। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? याद करने की कोशिश कीजिए। ये पाली भाषा में हुई थी। याद आ रहा है आपको? पाली मतलब प्रथम प्राकृत में हुई थी। निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना कौन सी है? पाली भाषा में कौन सी रचना थी? देखो, त्रिपिटक ग्रंथ थे, तो फिर क्या लिखे जाएंगे? पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों की रचना कौन सी है? ये आएगी मिलिंदपन्हो। क्या आएगी? मिलिंदपन्हो। क्योंकि महाभारत तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि ये लौकिक साहित्य की रचना है ना। चलिए
मैं आपको बार बार याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आप याद कर लीजिए। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे के वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था, देखिए कच्चान ने कच्चान व्याकरण लिखा है, मोगलान ने मोगलान व्याकरण लिखा है, और मैंने आपको बताया था कि सदनीति किसने लिखी है? अग्गवंश ने लिखी है। किसने लिखी है? अग्गवंश ने लिखी है। कच्चान व्याकरण क्या आएगा? अग्गवंश। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? तो बताइए। ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैसाची और अपभ्रंश इन तीनों भागों में किसने वर्गीकृत किया है? 15 में बताया क्या आएगा? देखिए, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैसाची, और ये चुलिका तो वहाँ पे नहीं लिखा था हमने, अर्धमागधी, पैसाची और अपभ्रंश ये हमने लिखा था। और याद करने की कोशिश कीजिए, 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? मैंने आपको बार बार वीडियो में भी पढ़ाया था, हेमचंद्र जी, हेमचंद्र जी, हेमचंद्र जी। ओके। निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से है? याद करने की कोशिश कीजिए कि किस भाषा का संबंध, ये सब मैंने पढ़ाए हैं आपको, किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? किससे था? अर्धमागधी प्राकृत का। किसका था? अर्धमागधी प्राकृत का। किसका था? अर्धमागधी प्राकृत का। चलिए, मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? बताइए, मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? किससे बताई है? शौरसेनी प्राकृत से। किससे बताई है? शौरसेनी प्राकृत से बताई है। ये सब पढ़ाए हुए हैं। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा कौन सी थी? जैन धर्म के उपदेशों को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता है। और उन उपदेशों की भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी प्राकृत। क्या थी? अर्धमागधी प्राकृत। रै से के स्थान पर लय का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? मैंने रै के स्थान पर लय का वर्णन आपको करके बताया था कि रै के स्थान पर लय हो जाता है। ये किस प्राकृत में है? याद करने की कोशिश कीजिए, किस प्राकृत में है? मागधी प्राकृत में है। किस में है? मागधी प्राकृत में है। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? निम्न में से कौन सी आधुनिक अर्धमागधी अपभ्रंश से है? और इसकी मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आप बता देंगे। चलिए कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे। मैं बताऊं? मैंने आपको बताया था, देखो इसके ऊपर रह है, इसके ऊपर रह है, पूर्वी के ऊपर है ना, तो क्या आएगा? पूर्वी हिंदी। चलिए, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने क्या किया था? 10वीं शताब्दी के भविष्यत कहा की रचना की थी। याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने भविष्यत कहा, भविष्य में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? धन की जरूरत पड़ेगी। तो भविष्यत कहा किसने कहा था? धनपाल जी ने। याद आ रहा है? पयुमचरु, नेमिचर्यु की रचना, फिर महापुराण की रचना और करंक कऊ चरित की रचना। महापुराण की रचना इन्होंने की थी? नहीं की थी। ठीक है, 21 में बताइए क्या आएगा? और करंक चरित की रचना इन्होंने की थी? नहीं की थी। करंक चरित की रचना भी करंक ने की थी, करक ऐसे ही नाम था उसका। ठीक है, नहीं की थी ना, तो क्या आएगा? पयुमचरु और रिठणेव चरु, ये आएगा। चलिए, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गोडियन की भाषा नहीं है? याद करने की कोशिश कीजिए कि पश्चिम गोडियन की भाषा कौन सी नहीं है? 22 में गढ़वाली नहीं है। गढ़वाली किसकी है? उत्तरी गोडियन की, जहाँ पे नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत में नहीं है, क्योंकि केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ही हिंदी प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ही होगा। राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों की मान्यता मिली है। इसमें से पूछा कि संपूर्ण भारत नहीं है,
फिर है दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है। आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। इसमें क्या आएगा? हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? याद करने की कोशिश कीजिए। केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी प्रदेश कहा जाता है, ये तो बात सही है इसकी, लेकिन ये कारण नहीं है। फिर क्या है? राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि राजनीतिक जो स्वार्थ हित है ना, स्वार्थ हित हैं तो उनके कारण कुछ राज्यों की भाषा ही हिंदी है, बाकी सभी राज्यों की भाषा हिंदी नहीं है। राजनीतिक कारणों के कारण कुछ राज्यों की अलग अलग भाषा होने के कारण संपूर्ण देश में हिंदी को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? चलिए बताने की कोशिश कीजिए। 24 में पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएंगी? याद आ रहा है? अगर आपको ट्रिक याद है तो बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। देखिए, बुंदेली आएगा। कैसे आएगा? बुंदेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये देखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए, बी और सी, ये किसकी थी? पूर्वी हिंदी की थी। और बुंदेली देखो, कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रिजबान हरि के पास, कानों से कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली जिसको कोरवी कहा जाता है, बुंदेली से बुंदेली, ब्रिजबान से ब्रजभाषा, हरि से हरियाणवी। और ये किसकी भाषा थी? ये थी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं। याद आ रहा आपको, है ना? चलिए, ओके, याद आया होगा शायद। आगे चले। चलिए, 17 मिनट का ही वीडियो अभी हुआ है। अभी तो देखते हैं कितने होते हैं इनमें से। 30 ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? याद कीजिए। देखो, अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रजबान हरि के पास, ठीक है। तो देखो, खड़ी बोली को मैंने अभी भी बताया आपको, कोरवी बोली भी कहा जाता है। तो ये आएगा अवधि, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ी या फिर ABC ये किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की हैं। मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ये वीडियो दिल लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम सही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बेटा, गड्डी जैसे द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस बोली में प्रमुख विशेषता है? ये ऐसे कैसा मैंने दिया है कि बेटा, गड्डी जैसे द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस बोली में हुआ है? याद करने की कोशिश कीजिए। 26 में क्या आएगा? देखो, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में, जिसको कोरवी बोली बोलते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजनों की। जैसे बेटा को क्या बोलते हैं? बेट्टा, गाड़ी को क्या बोलते हैं? गड्डी, ठीक है। जैसे बोला जाता है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, ओके। चलिए, हम देखते हैं आगे 27 का। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज गिरेसन ने बांगरू कहा है? देखो, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको वहीं भी बताया है। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज गिरजेसन ने बांगरू कहा? हरियाणवी बोली को, ठीक है, हरियाणवी बोली को। ये अवधी और छत्तीसगढ़ी हैं। ये देखिए, ये अवधी और छत्तीसगढ़ी हैं, ये पूर्वी हिंदी की हैं। कोरवी जिसको खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी, ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेला बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? कहाँ पे बोली जाती है? याद करने की कोशिश कीजिए। 28 में क्या आएगा? देखो, उत्तर प्रदेश के झांसी और उरई कहाँ पे बोली जाती है? झांसी और उरई। अगर आपने डिटेल्स के 6 भाग पढ़े हैं ना, क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत आप हाथों हाथ टिक करेंगे, है ना। निम्न में से कन्नौजी क्षेत्र है। कन्नौजी क्षेत्र कौन कौन सा है? याद करने की कोशिश कीजिए। 29 में क्या आएगा? कन्नौजी क्षेत्र कौन सा है? कन्नौजी क्षेत्र है फर्रुखाबाद और हरदोई, ठीक है। शाहजहां के कान में कोई भी कुछ कह दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई मतलब हरदोई मतलब हर कोई, फर्रुखाबाद मतलब फर्क नहीं पड़ता। और शाहजहांपुर ये भी यहाँ यहीं पे आता है। शाहजहां के कान में, कान से कानपुर, शाहजहां के कान में कोई भी हरदोई कह दे
कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्रुखाबाद। और वो देखो, याद करने की कोशिश कीजिए, वो ईट इटावा और भीत की तरह बने रहते हैं, पीलीभीत। याद हो रहा है ना। चलिए फिर हम पढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली हैं। मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है, ढूंढाड़ी भी है। मारवाड़ी मारवाड़ साइड में बोली जाती है, जहाँ पे क्या आता है, जैसलमेर, जोधपुर, वो क्षेत्र। और मेवाती आती है अलवर और भरतपुर की साइड। और ढूंढाड़ी आती है शेखावाटी क्षेत्र को छोड़कर जयपुरी साइड की जो बोली है उसको ढूंढाड़ी बोला जाता है। और राजस्थानी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं, 4 आती हैं या 5। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है। ये याद आ रही है, मेरे तो याद नहीं आ रही, सॉरी, है ना। चलिए, शायद आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं, कहाँ चला गया, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज हम बस इतना ही करते हैं वीडियो। ऑल द बेस्ट सभी, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और पहले वो 6 भाग है ना वो पढ़ लीजिए, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, और ध्यान से पढ़ते रहिए और ऐसे आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम शायद पता है आपको पोस्टपोन्ड हो गया है ना, तो आप तैयारी करते रहिए। ऐसे आपका दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए बाय।